नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट विद संधि क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने चल रहे हैं, जो दोस्तों यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ढेर सारी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन। चलिए देख लेते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। डिफिनीशन देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन से सब्लिमेशन कहते हैं। डिफिनीशन देखते हैं कि जब, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जब कोई सॉलिड को गर्म करने पर वह बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड मतलब बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर से ऊर्ध्वपातन की परिभाषा सुनिएगा। ऐसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नवसादर हो गया। नवसादर, इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl। आयोडीन हो गया, फिनाप्थलीन हो गया। ये सब आपके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। से इसमें ऑप्शन में आया है वाष्पीकरण। तो आपको एक डायग्राम बना देते हैं। एक डायग्राम आपको बना देते हैं, बहुत ही आसानी से समझने में। वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। यार पहले बने तो रहिए आप लोग, शुरू से अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा। देखिए, बहुत शॉर्टकट में आपको सिखाते हैं सारे डेफिनेशन को। एक आपका ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड बदलता है गर्म करने पर, इसे बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन, या इसी को बोलते हैं पिघलना। ठीक है, समझ में? जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल कर बन गया लिक्विड में। ठीक, और अब लिक्विड से फिर ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये उत्क्रमण रिएक्शन। रिवर्सिबल लिक्विड से जब बना आपका ठोस, उसे बोलते हैं जमना, उसे जमना बोलते हैं, या हिमीकरण इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपका है हिमीकरण, इसी को हिमीकरण बोलते हैं। ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड बदलेगा उसे संगलन बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड बदलेगा उसे जमना या हिमीकरण कहते हैं। जैसे पानी है, फ्रिज में रखोगे तो आप बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत धाकड़ स्ट्रक्चर है मित्रों। लिक्विड से जब गैस में बदलेगा, लिक्विड से गैस में बदल जाएगा, तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे पानी को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है। ठीक, और फिर ये भाप को फिर जब आप ठंडा करते हो, भाप को क्या करते हो? ठंडा करते हो। उस प्रक्रम को कहते हैं संघनन। भाप को ठंडा करने फिर क्या बदल जाता है? द्रव अवस्था में। उस प्रक्रम को कहते हैं संघनन। फिर ध्यान से सुनिएगा, द्रव, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह बदल जाता है वाष्प या भाप में। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो वह होगा वाष्पीकरण, और गैस से लिक्विड बदल रहा है वह क्रिया होगी कंडेंसेशन। ये है वाइपराइजेशन और ये है कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में। अब तीसरी बात जो आती है, अभी जो आपका उत्पादन था देख रहे हैं आप, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, लिक्विड नहीं बदल रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी बदलेगा, गैस से डायरेक्ट जब सॉलिड में बदलेगा, इसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। ये बहुत ही
बढ़िया तरीके से दोस्तों ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर आपको सारे समझा दिए। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जब लिक्विड से गैस में परिवर्तित होगा वाष्पीकरण। हिमीकरण ये ऑप्शन है, तो लिक्विड से सॉलिड में। पिघलना मतलब सॉलिड से लिक्विड में। और आपको एक्स्ट्रा क्या बता दिए? ऊर्ध्वपातन तो आपको बता दिए, क्या सॉलिड से गैस में डायरेक्ट बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए, और गैस से जब सॉलिड में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहते हैं निक्षेपण। आई हो ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी दोस्तों। तो मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ताकि मनोबल बना रहे और वीडियो आगे बनाते रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। वाहनों में जो बैटरी प्रयोग होता है वो दोस्तों ना, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो वाहनों में प्रयोग होने वाला जो अम्ल होता है उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। वाहनों के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल होता है उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका सूत्र होता है H2SO4। और उस बैटरी का क्या नाम है? सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। लेड एसिड बैटरी। ठीक। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है SNO3। ये छोटी छोटी जानकारी आप लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। खासकर से जो कुछ कमज़ोर भाई बहन हैं वो तो ज़रूर नोट करते चलेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जितने भी वाहन के बैटरी में जो भी प्रयोग होते हैं वो सारे में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? सिगरेट के लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडान। तो इसके सिगरेट के लाइटर में जो गैस प्रयुक्त होती है उसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र लिख लीजिए। ब्यूटेन का सूत्र है CH4H10। CH4H10। मीथेन का है CH4। प्रोपेन का क्या है? C3H C3H8। ठीक। रेडान का RN। रेडान एक अक्रिय गैस है दोस्तों। रेडान क्या है? एक अक्रिय गैस है। रेडान आपका एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब आपको अक्रिय गैस और बता देते हैं अक्रिय गैस के बारे में। अक्रिय गैस को और क्या कहते हैं? देखिए इसका एक सूत्र है यार, ये जो है ना आपका जो CH4CH10 लिखे हैं, इसका एक सूत्र है, बता दें आपको। ये सूत्र को भी बता देते हैं। एक मिनट बस रुक जाइए यार, सेकंड, बस एक सेकंड। इसका सूत्र है आपको, एल्केन समूह का सदस्य जो है उसका सूत्र आपको बता देते हैं। बस उसमें कोई भी आप निकाल सकते हैं। फिर सूत्र बताते हैं। वो सूत्र है एल्केन सदस्य का CnH2n प्लस टू। देखिए Cn का मान अगर n का मान अगर 1 रखेंगे तो आपको n का मान 1 रखेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा? मीथेन। जब n बराबर 1 है, तो क्या लिखोगे? 1 CH, 2n की जगह 1 लिखोगे और 2 2 कितना हो गया? 4। तो पढ़ा जाता है ऐसे IPSC नाम, मेथ, एथ, फिर क्या है? प्रोप, फिर है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे है दोस्तों। तो फिर क्या था? प्रोप था। प्रोप का CH3 लिखोगे और n की जगह 3 लिखोगे, और फिर ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 3 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 8। वही तो मैंने लिखा था CH3H8, तो प्रोपेन का हो गया। रेडान के बारे में हम कह रहे थे आपको बताने के लिए, रेडान के बारे में थोड़ा बता देते हैं। रेडान क्या है? एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को आपको रटा देते हैं ट्रिक से। अक्रिय गैस आपको ट्रिक से रटा देते हैं।
एक्री गैस आपको ट्रिक से रटा देते हैं, एक बस वेट करिए। देखिए एक्री गैस सबसे पहले जान लीजिए, 18वां जो वर्ग है वही आपका क्या है, एक्री गैस है। 18वां वर्ग ही आपका क्या है, एक्री गैस है। मतलब इसको कहते हैं शून्य गैस, इसको क्या कहते हैं, शून्य गैस, शून्य गैस। इसी को कहते हैं उत्कृष्ट गैस, इसी को कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैसेस ना, ठीक है। 18 में शून्य, इसी को कहते हैं, हाँ शून्य गैसेस लिख दिए, उत्कृष्ट गैसेस, आदर्श गैसेस भी कहते हैं। इसका देखिए कौन कौन से हैं, हेमा, नेहा और करीना, जिनेवा की रानी। देखिए ट्रिक से याद करें, ये 6 एक्री गैसें आपको मिल जाएंगी, हेमा, नेहा और करीना, जिनेवा की रानी। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। तो रेडान एक एक्री गैस है मित्रों, ठीक। हेमा, नेहा और करीना, जिनेवा की रानी, ये 6 एक्री गैस हो गए आपको। इसी कहते हैं उत्कृष्ट गैस, इसे कहते हैं नोबल गैस, इसे कहते हैं शून्य गैस, इसी के कहते हैं 18वें समूह के गैस, ठीक। 18वें समूह के वर्ग को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है, ठीक। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है, एल्कीन कहलाता है, एल्काइन कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एक होता है मित्रों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, एक क्वेश्चन के जरिए आपका कई क्वेश्चन तैयार होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 लिखा है, मेथेन हो गया, सारे कार्बन कार्बन के बीच में CH4 होगा, नहीं होगा। से देखिए एथेन, कार्बन कार्बन बीच CH4, मेथेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही कार्बन है। तो देखिए एथेन CC, ठीक। कार्बन और कार्बन बीच कितना कार्बन है, एक कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए होगा, क्या होगा ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जब डबल बॉन्ड आता है तो उसे कहते हैं एल्कीन, उसे क्या कहते हैं, एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे कहते हैं एल्काइन, उसे क्या कहते हैं, एल्काइन, उसे एल्काइन कहते हैं। तो आप में क्या है, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, कार्बन के 2 परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े हों, डबल बंध द्वारा जुड़े हैं, उसे क्या कहोगे दोस्तों, एल्कीन कहोगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड होगा तो उसे एल्कीन समूह के कहेंगे सदस्य, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे एल्काइन समूह के सदस्य कहेंगे। इसका ठीक, इसका एथीन होता है C2H4। इसका भी बता दें क्या आपको, हाँ चलिए बता ही देते हैं। इसका भी सूत्र बता देते हैं आपको, सूत्र इसका बता देते हैं, इसका सूत्र बता देते हैं आपको, देख लीजिए तुरंत, देखिए 1 मिनट, 1 मिनट दिखाते हैं दोस्तों आपको। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, और मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसका सूत्र देखते हैं एल्कीन का सूत्र देखते हैं। एल्कीन का सूत्र है आपका CnH2n, एल्कीन का सूत्र है आपका CnH2n। जैसे देखिए n बराबर 2 जब रखेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो H2, 2 दूना कितना हो गया 4, तो C2 कितना मिल गया, C2H4, ये हो गया एथीन। इसे क्या कहते हैं, एथीन।
जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़ता है तो उसमें इन जुड़ जाता है, इन हट के इन जुड़ जाता है। आप कहेंगे तो आईपीएससी नाम है ये, हम आईपीएससी नाम का पूरा वीडियो बना के डाल देंगे यदि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों दोस्तों से कहेंगे और आप लोगों की डिमांड पे, तो आईपीएससी नाम भी पूरा पढ़ा के डाल देंगे, कैसे कार्बनिक पदार्थों का नामक लेक्चर किया जाता है। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया एल्कीन का, इसका हो गया एल्कीन का। चलिए आगे एल्काइन का। एल्काइन का होता है CN H2N-2, H2N-2, ये होता है एल्काइन का। तो यहाँ पर रख लीजिए 2, ठीक, और हट ना एन की जगह 2 रखेंगे। उसके बाद हट इसमें रखेंगे तो एन की जगह 2, तो 2 दूने 4 और 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, C2H4। इसे बोलते हैं एसिटिलीन। इसे क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इसे एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक, एसिटिलीन ये फल पकाने वाली गैस भी है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। ये एक्चुअली जैसे आम का अचार हो गया, इसका कहाँ कहाँ करते हैं? आम का अचार जैसे हो गया, आपका सलाद हो गया, फलों की सब्जियों को सुरक्षित, हरी सब्जियों को, हरी सागदार सब्जियों में इसका उपयोग करते हैं। सलाद हो गया, आम का अचार हो गया, हरी सब्जियों में इसका उपयोग करते हैं सुरक्षित रखने के लिए इसको। उसके बाद आप इसका सूत्र देख लीजिए, सोडियम बेंजोनेट का सूत्र देख लीजिए। सोडियम बेंजोनेट का सूत्र है आपका C6H5COONA। सोडियम बेंजोनेट का सूत्र है C6H5COONA। इसका साइक्लिंग बना दें आपको, ये COONA, ये साइक्लिक वाला हो गया आपका सोडियम बेंजोनेट। आपका एक ये है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का भी सूत्र आप देख लीजिए। साइट्रिक एसिड का सूत्र आप देख लीजिए, C6 लिख लीजिए, C6H8O7। साइट्रिक एसिड, ये है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड सूत्र याद रखिए, डायरेक्ट कभी कभी सूत्र ही पूछ लेता है। साइट्रिक एसिड का सूत्र है C6H8O7। सोडियम बेंजोनेट का C6H5COONA। सोडियम बेंजोनेट का क्या कार्य होता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, जैसे आम का अचार हो गया, सलाद हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों को। उसके बाद जैम हो गया आपका, जैम को भी सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है दोस्तों CaSO4 का होल टॉइज इंटू H2O। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है, ये जिप्सम का है, जिप्सम। और इसका जस्ट आधा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जस्ट आधा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का जस्ट आधा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 का होल टॉइज इंटू 2H2O। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आपको। इसका खोज जो है सोरेनसन ने किया था, पता जो लगाए थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये बेसिकली दोस्तों क्या करता है? अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करता है। अम्लीयता एंड क्षारीयता, एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। क्षारीयता की क्या करता है? पहचान बताता है। अम्लीयता और क्षारीयता की क्या करता है? पहचान बताता है। अम्लीयता क्षारीयता की पहचान बताता है। तो शुद्ध जल ना, पीएच मान देखिए, स्केल जो इसका पीएच होता है, पीएच स्केल जो होता है, यहाँ 0 है, 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3। ठीक, इधर 0 से आगे इधर जब आप जाएंगे, ठीक,
नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पीएच मान जो होता है 7, 7 से जो बड़ा रहेगा, 7 से बड़ा रहेगा तो होगा क्षारीय नेचर का, बेसिक नेचर का होगा, 7 से बड़ा क्षारीय नेचर का, और 7 से कम, 7 से कम जो होगा वो होगा एसिडिक नेचर का, मतलब अम्लीय होगा, और 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। फिर से एक बार स्केल को बना देते हैं, आपको स्केल को एक बार फिर से बना देते हैं। इसके लिए एक बार फिर से बना देते हैं। देखिए स्केल यहाँ 7 है, 7 ये है न्यूट्रल है, एन 7 से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा बेसिक, बेसिक नेचर मतलब क्षारीय, क्या मिलेगा क्षारीय, जैसे जैसे क्षारीय, और उसके बाद 7 से कम जैसे जैसे होगा वो होगा एसिडिक नेचर, क्या होगा अम्लीय होगा, अम्लीय, अम्लीय। ठीक, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, उदासीन होता है मतलब। ठीक, अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं, जैसे आप नोट कर लेना चाहें तो नोट कर लीजिए। रक्त का जो पीएच मान होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बता रहा हूँ आपको, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, दूध का जो पीएच मान होता है आपका वो होता है 6.4 दूध का, और उसके बाद जो होता है सोडियम क्लोराइड खाने वाले नमक का NaCl का होता है 7 होता है, नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो 2.4 होता है, और सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, उसके बाद खाने वाले नमक का जो पीएच मान होता है 7 होता है, नींबू के रस का 2.4 होता है, और सिरके का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना उसका पूरा प्रतिबिंब इमेज देखने के लिए, तो समतल कह रहा ना, एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो जाए, तो जितना व्यक्ति की ऊंचाई है उसका आधा, जितना व्यक्ति की ऊंचाई है उसका आधा। इसका मतलब व्यक्ति अगर 5 फीट का है, 5 फीट का है, तो समतल दर्पण कितनी ऊंचाई लेना होगा, उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2.5 फीट की होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए 2.5 फीट। मतलब वही कह रहा है कि अब तब इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, कि व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर ना, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन दोस्तों, ब्रोमीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन जो आपका हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, और यह इसका जो संयोजकता होती है -1 होती है, वैलेंसी इसकी -1 होती है। ठीक, और इसे हाइड्रोजन समूह के तत्व बोला जाता है, किसे, हाइड्रोजन समूह के, हाइड्रोजन समूह के तत्व बोला जाता है। चलिए हाइड्रोजन समूह के और तत्वों के याद कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर कल बारी आई आंटी की, फिर कल बारी आई आंटी की, हैलोजन समूह के तत्वों को आपको याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक। फिर कल बारी आई आंटी की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हैं हाइड्रोजन समूह के। तो ये ब्रोमीन आपका है 35 नंबर का है, और ब्रोमीन द्रव होता है दोस्तों, ब्रोमीन क्या होता है, द्रव होता है। तो ये ऑप्शन आपका है। रंगहीन गैस है और अत्यंत ज्वलनशील गैस है, भूरी ठोस है, तो आपका क्या है, ब्रोमीन द्रव है। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1 होता है। हाँ, इसका जो गुरु वर्ग है, कौन सा वर्ग है, 17वां वर्ग है, कौन सा वर्ग है, 17वां वर्ग है। ठीक, वैलेंसी -1, परमाणु क्रमांक -35, इसे हाइड्रोजन समूह के तत्व भी कहा जाता है। का हाइड्रोजन समूह और कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ट्रिक से कैसे, फिर कल बारी आई आंटी की, फिर कल बारी आई आंटी की। ठीक,
बस समझ में गया। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए, हाँ उसमें आपको और कुछ बताना चाहें तो बता दें। टोटल टोटल आवर्स सारणी में टोटल आवर्स सारणी में 5 ही द्रव हैं। टोटल आवर्स सारणी में केवल 5 द्रव हैं। उसमें से एक ब्रोमीन है, एक आपका मरकरी है Hg, ठीक, दूसरा आपका है फ्रांसियम, सीजियम और रूबिडियम, ठीक, रूबिडियम Ru। ये 5 द्रव हैं टोटल आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में, जिसमें एक अपवाद है ये मरकरी। मरकरी को छोड़ करके मरकरी ही केवल धातु है, बाकी सारे क्या है, धातु नहीं है, ठीक। चलिए, हाँ, नीला थोथा का रासायनिक रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, आप देख लीजिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नीला थोथा का रासायनिक रूप है। चलिए, नीला थोथा आपको लिखवा देते हैं। नीला थोथा, इसे ब्लू, हाँ विट्राल भी बोलते हैं, ब्लू विट्राल। नीला थोथा, नीला थोथा का सूत्र आप देख लीजिए। नीला थोथा कापर सल्फेट CuSO4 इंटू 7H2O, ठीक, सॉरी 5H2O, इसे नीला थोथा हो गया। चलिए और दो एक पढ़ लेते हैं। हरा थोथा लिख लीजिए। हरा थोथा, हरा थोथा जो होता है आप याद करिएगा। हरा थोथा बस जब नीला रहे तो आप उसमें कापर याद रखिएगा, हरा रहे तो आप उसमें आयरन याद रखिएगा, बस। फेरस FeSO4 S7H2O, फेरस सल्फेट हाइड्रेट ना। उसके बाद जब आप सफ़ेद थोथा पढ़ेंगे तो सफ़ेद थोथा में ध्यान रखिएगा, सफ़ेद थोथा में होता है जिंक। सफ़ेद थोथा में क्या होता है, जिंक। सफ़ेद थोथा वाइट विट्राल, इसमें होता है जिंक ZnSO4 इंटू 7H2O। तो आपको नीला थोथा क्या बता दिए, CuSO4 इंटू 5H2O। हरा थोथा का है FeSO4 इंटू 7H2O। सफ़ेद थोथा का है ZnSO4 इंटू 7H2O। एक और लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है अगर, तो आप ध्यान रखिएगा। लाल थोथा, लाल थोथा, लाल थोथा का है कोबाल्ट। कोबाल्ट याद रखिएगा, लाल थोथा से मतलब COSO4 इंटू 7H2O। याद रखने का ट्रिक बता दिए। अगर आपका नीला रहे तो कापर याद रखिएगा, हरा रहे तो आप आयरन याद रखिएगा, सफ़ेद रहे तो जिंक याद रखिएगा, जिंक के कलर के जस्ता जैसे होता है, और लाल रहे तो कोबाल्ट याद रखिएगा, कोबाल्ट COSO4 इंटू 7H2O। तो आप में इससे नीले थोथा पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद है, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। इसका प्रश्न का उत्तर तो अभी बता दिए, सीसा है, पारा है, निकिल है, टीन है। तो आपका ऑप्शन क्या है, पारा। पारा ही एक ऐसी धातु है दोस्तों, मरकरी, जो मरकरी इसी को मरकरी बोलते हैं। यही केवल परमाणु क्रमांक 80 होता है, बस केवल इसी को छोड़ करके यही केवल एक ऐसी धातु है जो क्या है, कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर RT, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, द्रव अवस्था होती है। बाकी और कोई द्रव अवस्था में नहीं रहता। एक ही अपवाद है। क्या पढ़े हैं, धातु का तो आप यही पढ़े हैं ना, धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं ना, तो ये अपवाद में यही है आपका, ये अपवाद में है, ठीक। तो आपका ये है पारा। और पारा का उपयोग क्या करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका उपयोग पारे को करते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही जानदार प्रश्न है, मस्त प्रश्न है बहुत दोस्तों। क्या कह रहा है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। कह रहा है कि नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो आप जानते हैं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी और हिरोशिमा, दो जगहों पे, जापान के सबसे बड़े शहर में नागासाकी और हिरोशिमा, दो जगहों पे, एंड हिरोशिमा, ये दो जगहों पे परमाणु बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। तो नागासाकी जो गिराया गया था उस बम का नाम लिख लीजिए, उस बम का नाम आप लिख लीजिएगा फैट मैन। फैट मैन, हाँ, फैट मारने वाला फैट मैन भाई, फैट मतलब मोटा वाला, अरे भाई, फैट मैन नामक बम वहाँ गिराया गया था। और इसमें जो विस्फोटक पदार्थ यूज़ किया गया था वो दोस्तों था प्लूटोनियम। क्या था, प्लूटोनियम इसका नाम था।
नागासाकी पे जो गिराया गया था उस बम का नाम था फैट मैन, और उसमें जो विस्फोटक पदार्थ यूज़ किया गया था उसका नाम था प्लूटोनियम। और हिरोशिमा हिरोशिमा वही जो इसके जापान 2 बड़े शहर थे, इस पे जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। हाँ, लिटिल बॉय। एक था मोटा और एक था छोटा। लिटिल बॉय, मोटा छोटा, गजब ना। लिटिल बॉय छोटा लड़का, लिटिल बॉय मतलब लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। तो इसमें जो यूज हुआ था ये था यूरेनियम। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपसे ये रिक्वेस्ट है ताकि मनोबल बढ़ा रहे। थैंक यू दोस्तों।